समयगंज नाम का एक गांव था। वहाँ श्याम और राजेश दो दोस्त रहा करते थे। श्याम एक कुम्हार का बेटा था और राजेश के पिता एक छोटी सी मिठाई की रेहड़ी लगाया करते थे। राजेश और श्याम दोनों का मन अपने पिता के कामों में बिल्कुल नहीं लगता था। बड़े दिन हो गए यार, हमने कोई कारनामा नहीं किया। पैसों की किल्लत से ही तो मैं हताश हूँ, बाकी सब तो मेरी जिंदगी में अच्छा ही चल रहा है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हम जाकर एक बार अपने अपने पिता से पैसे मांग कर देखते हैं, क्या पता बात बन जाए। श्याम और राजेश दोनों ही अपने घर जाते हैं। राजेश पिताजी से पैसे मांगता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं और श्याम दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। बेटा, तुम तो जानते हो घर की परिस्थिति क्या है, फिर भी पैसे मांग रहे हो। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब भी मैं आपसे पैसे मांगता हूँ तब आप मुझे ऐसे ही बहाने देते हैं। माँ के गुजर जाने के बाद मैं एक पल भी सुकून से इस घर में नहीं रहा हूँ। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। राजेश अपने पिता की एक नहीं सुनता और घर छोड़कर चला जाता है और जाकर श्याम से मिलता है। यार, मेरे पिताजी ने तो पैसे देने से मना कर दिया। दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने गुरु से मिलते हैं। गुरुजी, गुरुजी, कहाँ हैं आप? यहाँ हम परेशान हैं और आप हैं कि सो रहे हैं? उठिए। कुछ देर उनका दरवाजा खटखटाने के बाद गुरुजी ने दरवाजा खोला और कहने लगे, क्या है, इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? तुम दोनों ने चोरी करना तो शुरू नहीं कर दिया? हम बस शक्ल से चोर लगते हैं थोड़ी ना। गुरुजी, हम आपके पास चिंतित होकर आए हैं, हमारी समस्या को समझिए। क्या बताएं गुरुजी, हमारे पास ना कोई काम है और ना व्यापार। जहाँ भी हम नौकरी के लिए जा रहे हैं वहाँ से भगा दिए जा रहे हैं। हम क्या करें? हम कुछ नहीं समझ पा रहे। तुम्हारे पिताजी कुम्हार का काम करते हैं और तुम हो कि मेरे पास आकर रो रहे हो। सिर्फ मटका और मिट्टी के कुछ सामान बेचकर घर नहीं चलता गुरुजी। अगर वैसे ही घर चल जाना होता तो बचपन से ही चल गया होता ना। हम इस तरह से गरीब थोड़ी ना होते। मेरे पिता के पास भी तो मिठाई की दुकान है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। हमें उससे कोई फायदा नहीं होता। दुकान में बनाई हुई मिठाई कई दिनों तक वैसे ही पड़ी रहती है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। लोगों की गलती नहीं है इसमें, गलती तुम्हारी है। अगर कुछ नया करोगे तभी तो लोग तुम्हारी दुकान से सामान खरीदेंगे। हमेशा रोते रहने से जीवन थोड़ी ना चलता है। गुरुजी से इतनी बात सुनकर वो लोग वहाँ से चले गए और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, यार वैसे तो गुरुजी ने सब ठीक ही कहा है। हम दोनों बेरोजगारों को कुछ नया सोचना होगा, तभी कुछ बात बनेगी, वरना हम ऐसे ही रह जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। तुम कल मेरे पास छोटे छोटे मटके बनाकर ले आना। छोटे छोटे मटके? उससे क्या होगा? तुम बस कल बनाकर ले आना और मेरा कमाल देखना। राजेश के कहने से श्याम पूरी रात जागकर छोटे छोटे मटके बना लेता है और अपने साइकिल से जुड़ी हुई ठेले पर लेकर रख देता है। ये हो गए मेरे मटके तैयार। कितने क्यूट लग रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ कि राजेश के मन में आखिर है क्या। श्याम अपने बनाए हुए छोटे से मटके को लेकर राजेश के मिठाई के दुकान के पास चला जाता है। अरे आ गया मेरा दोस्त, तुमने तो बहुत ही अच्छा मटका बनाया यार। अरे हाँ बाबा, लेकिन इसका करोगे क्या? तुम सबसे पहले ये जलेबी खाओ, इसे मैंने बनाया है। श्याम राजेश के हाथों से जलेबी ले लेता है और उसे खाने लगता है। बड़ी स्वादिष्ट जलेबियाँ हैं ये तो। तुम इतनी अच्छी जलेबी बनाते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखा मेरे हाथ का कमाल? मैंने कहा था ना कि ऐसी जलेबियाँ बनाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे, और देखो बना दिया मैंने। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ये मटके, ये जलेबियाँ, इनका करना क्या है? उतने में ही वहाँ पर राजेश के पिता एक मिठाई का ठेला लेकर आते हैं, जिस पर लिखा होता है मटका जलेबी की दुकान। ये लो बेटा, जैसा तुमने कहा था मैं वैसा ही लेकर आ गया। जी पिताजी, ठीक ऐसा ही मैं चाहता था। आपका लाख लाख शुक्रिया। बस अब आप अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए ताकि हम अपना व्यापार अच्छे से कर सकें। अब मैं सारा माजरा समझ चुका हूँ। तुम मटका जलेबी का व्यापार करना चाहते हो ना? सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ तुम भी। हर दिन तुम मुझे मटके बनाकर देना और मैं जलेबियाँ बनाकर उसमें बेचूंगा। क्या कहते हो?
अब सोच ही लिया है दोस्त, तो चिंता किस बात की। हम अभी इस व्यापार का श्री गणेश करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और क्या था, राजेश और श्याम दोनों ने ही मटका जलेबी का व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका मुनाफा बहुत ज्यादा होने लगा। श्याम अच्छे से छोटे छोटे मटके बना कर लाता और राजेश उसमें अपनी बनाई हुई जलेबी चाशनी के साथ लोगों को परोसा करता। उन्हीं बीच एक दिन झिलमिल श्याम और राजेश के दुकान में गई और कहने लगी, भैया मुझे 1 प्लेट जलेबियाँ देना। आपके यहाँ की जलेबियाँ खा खा कर मैं तो मोटी होती जा रही हूँ और आपके बेचने का तरीका बहुत ही अनोखा है। अरे इसीलिए तो व्यापार कर रहे हैं हम, हमारी मटका जलेबी पर किसी की नजर ना लगे। झिलमिल ऐसे ही राजेश और श्याम की दुकान पर जाकर जलेबियाँ बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में झिलमिल ने अपनी खुद की एक मटका जलेबी की दुकान खोल दी। अरे आओ 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 मटका जलेबी खाओ, अरे आओ 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 मटका जलेबी खाओ, पेट भर के खाओ, सामने वाले की दुकान से आधे दामों पर। अरे वो, तुमने तो मटका जलेबी बहुत ही सस्ती और अच्छी कर दी। और ऐसे ही झिलमिल ने श्याम और राजेश का व्यापार बहुत ही खराब कर दिया। झिलमिल के मटका जलेबी की दुकान की वजह से राजेश और श्याम की ग्राहकी कम हो गई। एक तो इतने दिनों बाद खुद पर कॉन्फिडेंस आया था कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ न कुछ तो हम कर ही लेंगे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। राजेश और श्याम का व्यापार पूरा ठप हो गया। तब जाकर ये सारी चीजें उन्होंने अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी, अब हम क्या करें? उस लड़की ने सब कुछ हमसे छीन लिया और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं हुआ बच्चे, जाओ जाकर अपना ठेला देखो, वहाँ तुम्हें कुछ अच्छा नजर आएगा। गुरुजी, हम मजाक के मूड में नहीं है। गुरुजी, राजेश ठीक कह रहा है, फिलहाल हम मजाक के मूड में नहीं हैं। अगर मजाक हुआ तो मेरी मूछें उड़ा देना। श्याम और राजेश दोनों ही अपने ठेले की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि राजेश और श्याम का मटका जलेबी का ठेला अब मटका रबड़ी जलेबी बन गया है, जिसे देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं। ये क्या, हमारा ठेला तो बहुत ही अच्छा और बड़ा हो गया है, इसे देखकर तो मजा आ गया। हाँ, वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्याम और राजेश का ठेला इतना अच्छा था कि लोगों की वहाँ भीड़ उमड़ आई और लोग बड़े चाव से मटका रबड़ी जलेबी खरीद कर खाने लगे। वाह भाई वाह, गुरुजी की कृपा से हमने इतना अच्छा मटका रबड़ी जलेबी का व्यापार खोल दिया। कुछ भी हो, लेकिन सबके जीवन में ऐसा गुरु जरूर होना चाहिए जो ऐसे वक्त में सबकी मदद करे। सही कहा राजेश तुमने, अब बस उस झिलमिल की बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। श्याम और राजेश बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर झिलमिल आ गई और कहने लगी, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मेरे दुकान में जो भी लोग आ रहे थे सब उधार का खा रहे थे, इसलिए मुझे माफ कर देना। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए इतना ही काफी है। क्या मैं आपके दुकान में अब काम कर सकती हूँ? आप जो भी तनख्वाह देंगे मुझे मंजूर है। अब मैं कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं करूँगी। बिल्कुल, हम तुम्हें काम देंगे, हमें भी तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। और ऐसा ही हुआ। राजेश और श्याम की मटका जलेबी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। मटके में रबड़ी डालकर उसमें जलेबियाँ बेचकर उन्होंने अपना व्यापार बहुत अच्छा कर लिया और बहुत ही बड़ा बना लिया। देखा, हमारे बच्चे कितने सुखी हो गए। ये सब गुरुजी की माया है, सब कुशल मंगल हो रहा है। राजेश और श्याम झिलमिल को अपने व्यापार में नौकरी देकर खुशी खुशी रहने लगे। सुधा के माँ पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब उसका अपने इस दुनिया में बस चाचा चाची ही थे। बेटा, तुम हमारे साथ चलो। नहीं जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं इस लड़की को अपने घर पे नहीं रखूंगी। अरे, तुम ये क्या बोल रही हो? अब हमारे अलावा इसका है ही कौन? वो जो भी है, हमारे घर में वैसे भी गरीबी छाई रहती है और ऊपर से इस मुफ्तखोर को पालना, नहीं बाबा नहीं। अरे ये तो बस एक छोटी सी बच्ची है, जैसे हमारी पायल वैसी ही ये है। तुम मेरी बेटी की तुलना इससे मत करो।
एक तो ये अपने माँ बाप को खा गई है, हमारे घर आकर हमें भी पनौती लगाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरे साथ ही रहेगी। और अगर तुम्हें इसके साथ नहीं रहना तो तुम अपने मायके जा सकती हो। माधुरी को सुधा की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी, पर मुकेश सुधा को अकेले नहीं छोड़ सकता था। खैर, सुधा मुकेश और माधुरी के घर चली गई, पर यहाँ माधुरी ने उसके साथ बुरा बर्ताव शुरू किया। ओए महारानी, घर में क्या झाड़ू तेरी मरी हुई माँ मारेगी? मैं अभी मार देती हूँ। एक काम होते ही माधुरी सुधा को दूसरा काम दे देती थी, और ऐसा करते करते सुधा घर का सारा काम करने लगी। वो सफाई करती, फिर कपड़े धोती, बर्तन धोती, और तो और बाजार से सामान लाकर खाना भी बनाया करती थी। सुधा की चाची उस पे अत्याचार करने लगी। सुधा की उम्र खेलने कूदने की थी, पर उस बेचारी को घर का सारा काम करना पड़ता था। माँ, मुझे भूख लगी है। ओए महारानी, चल मेरी बेटी के लिए खाना लगा। सुधा ने पायल के लिए खाने की प्लेट भरी, और फिर जब वो अपनी प्लेट भर रही थी तो माधुरी ने उसके हाथ से प्लेट छीन ली। ये किसके लिए खाना भर रही है? मेरे लिए चाची जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आहा, पहले घर का काम खत्म कर, तब भी तुझे खाने को कुछ मिलेगा। मुकेश से सुधा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। वो सुधा की मदद करना चाहता था। कुछ भी करके मुझे सुधा को घर से बाहर निकालना होगा, वरना माधुरी उस नन्ही सी बच्ची पर बहुत अत्याचार करेगी, बेचारी। मुकेश की एक जलेबी की दुकान थी जो गांव में बहुत ही मशहूर थी। अरे वाह मुकेश भाई, जलेबी तो बहुत बढ़िया बनाई है। ग्राहकों को मुकेश की जलेबी बहुत पसंद आती थी, और इसी वजह से उनके दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे थे। अब मुकेश के दुकान में काम बढ़ गया था, उसे एक सहायक की जरूरत थी। क्यों ना मैं सुधा को अपनी मदद के लिए साथ ले आऊं? वो मेरे साथ रहेगी तो उसे काम भी करना पड़ेगा, और बाहर पेट भर के खाना भी मिलेगा। ये सही है। उस दिन मुकेश घर गया। माधुरी, कल मैं सुधा को अपने साथ दुकान पर ले जाऊंगा। क्यों भला? क्योंकि मुझे एक सेवक की जरूरत है। अगर मैं एक नौकर रखता हूँ तो उसे पगार देनी होगी। सुधा तो मुफ्त में काम करेगी। हाँ, अच्छा है, आपके पैसे बचेंगे। हाँ बिल्कुल। सुधा मुकेश की बातों में आ गई थी। अगले दिन से सुधा मुकेश के साथ उसकी दुकान में जाने लगी। चाचा जी, मुझे क्या करना है? पहले तू तो कुछ खा ले, फिर बताता हूँ। मुकेश ने सुधा को समोसा और नमकीन दिए। सुधा ने खुशी खुशी खाए। मेरा पेट भर गया चाचा जी, अब बताइए क्या करना है? बेटा, मैं तुझे यहाँ काम करवाने के लिए नहीं लाया, बल्कि काम सिखाने लाया हूँ, ताकि कुछ सालों में तू खुद आत्मनिर्भर हो सके और तुझे अपनी चाची की खरी खोटी भी ना सुनना पड़े। मैं सीखूंगी चाचा जी। बहुत अच्छे गुड़िया। और उस दिन से मुकेश ने सुधा को जलेबी बनाना और बेचना सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में सुधा जलेबी बनाना सीख गई। अरे वाह गुड़िया, ये तो एकदम बढ़िया बनी है। बिल्कुल आपकी तरह। हाँ, मेरी तरह। सुधा खुश थी। वो पूरा समय अपने चाचा जी के साथ दुकान पर काम करती, और चाचा जी बड़े प्यार से उससे बर्ताव करते थे। जब वो रात को घर लौटती तो उसकी चाची उसे खरी खोटी सुनाकर थोड़ा काम तो करवाती ही थी। आ गई महारानी, खाना खा ले और सारे बर्तन धो लेना। ठीक है चाची। पर ये सब ठीक था। सुधा को अब इतना बुरा नहीं लगता था। ऐसे ही करते करते 8 साल बीत गए। सुधा अब जवान हो चुकी थी। वो अब भी अपने चाचा जी के साथ उनकी दुकान पर जलेबी बनाया करती थी। 1 पाव किलो जलेबी बांध दो। चाचा जी, आप आराम कीजिए,
मैं देती हूँ। अब सुधा अकेले ही पूरी दुकान संभाला करती थी। मुकेश खुश था कि अब सुधा आत्मनिर्भर बनने के लायक हो गई थी। सुधा बेटा, अब मुझे लगता है तुम्हें अपनी अलग दुकान खोलनी चाहिए। पर क्यों चाचा जी? कब तक तुम अपनी चाची की खरी खोटी सुनती रहोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो और जब तुम उस लायक बन चुकी हो तो ये पैसे लो। भागलपुर में मेरी दूर की मौसी रहती हैं। मैंने उनके घर में तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दिया है। तुम वहाँ जाओ और अपनी खुद की जलेबी की दुकान खोलो। जैसी आपकी इच्छा चाचा जी। सुधा ने अपने चाचा जी का आशीर्वाद लिया और वो पैसे लेकर भगलपुर के लिए निकल गई। यहाँ मुकेश घर लौटा। सुधा कहाँ है? वो घर छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ, चलो बला टली। मुकेश मन ही मन खुश था कि उसकी भतीजी जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सुधा भगलपुर पहुँची, बूढ़ी मौसी के घर। मौसी अकेले रहती थी। उन्हीं के साथ उन्हें एक साथी मिल गया। दादी माँ, मुझे जलेबी की दुकान डालनी है। हाँ, मुकेश ने बताया है मुझे। नुक्कड़ पर मेरी 2 दुकान है। तुझे जो पसंद है उसमें तो अपनी दुकान खोल ले। दादी माँ, आपके पास इतनी संपत्ति है तो पर क्या फायदा? मेरे साथ किसी को नहीं रहना। मुझे अकेले और लाचार कर गए मेरे परिवार वाले। मैं हूँ ना दादी माँ, मैं आपके साथ रहूंगी। सुधा ने दादी की दुकान में जलेबी बेचना शुरू कर दिया। उसकी जलेबी की सुगंध से ग्राहक अपने आप खींचे चले आते थे। अरे आधा किलो जलेबी दे दीजिए। मुझे 1 पाव किलो देना। सुधा के ग्राहक बड़े चाव से उसकी स्वादिष्ट जलेबियाँ खाया करते थे। अरे दीदी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, ऐसी जलेबी कभी नहीं खाई। धन्यवाद। पूरे भगलपुर में सुधा की जलेबी मशहूर हो गई। फिर क्या था, लोग सुबह से लाइन लगाकर इंतजार किया करते थे जलेबी खरीदने का। सुधा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। जल्द ही सुधा ने आसपास की 2 दुकानें खरीद ली। उसका व्यापार बढ़ रहा था। सुधा ने भगलपुर में एक बड़ा मकान भी खरीद लिया, उसका अपना घर। और फिर उसने अपने चाचा जी को कॉल लगाया। चाचा जी, आज आपकी वजह से मैंने अपना खुद का घर लिया है। धन्यवाद चाचा। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भगवान करे तू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। खुश रह बेटा। मुकेश की आंखों से आंसू टपकने लगे। आज उसका सपना पूरा हुआ। उसकी भतीजी आज वाकई में आत्मनिर्भर बन चुकी थी। सुधा को अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी सफलता खुद हासिल की थी। एक मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठकर लोगों से भीख मांग रहा था। वो बहुत भूखा था और बहुत देर से वहीं पर बैठा हुआ था, पर उसे कोई भी भीख नहीं मिल रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया बाबू। भगवान के नाम पर कुछ दे दे भाई, दे दे। इतने में वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी से उतरकर 2 लोग आते हैं। वो दोनों दोस्त होते हैं। उनका नाम आलोक और अक्षत होता है। आलोक एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है और अक्षत उसका पार्टनर होता है। आलोक, इस समय तुम मुझे मंदिर क्यों लेकर आए हो? कुछ देर में ही तो हमारी मीटिंग है। मेरा मन कर रहा था भगवान के दर्शन करके फिर चलते हैं। आलोक और अक्षत सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। वो भिखारी आकर अक्षत का पैर पकड़ लेता है। अक्षत डर जाता है और उससे भागने लगता है। आलोक ये सब देख ही रहा होता है। साहब, कुछ खाने को दे दो, कुछ तो दे दो साहब। मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया है साहब, कुछ दे दो। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरा पैर, पूरे कपड़े खराब कर रहा है। जाओ यहाँ से, जा किसी और से भीख मांग। अरे रुको रुको, इतना कह रहा है तो कुछ दे दो उसे। अरे आलोक, तुम नहीं जानते हो, इन लोगों के हाथ पैर सब सही सलामत है, तब भी इन लोगों को फ्री का खाने की आदत हो जाती है। ये सब धंधा बना दिया है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। आलोक जाकर भिखारी को बिठाता है और उसे खाना लाकर देता है।
भूखे की तरह भिखारी सारा खाना खा जाता है। फिर आलोक उससे पूछता है, क्यों भाई, तुम्हें ऐसे लोगों से भीख मांगने में अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे हाथ पैर सब सही सलामत हैं, तो तुम कोई भी काम करके अपना पेट पाल सकते हो। हाँ साहब, पहले मेरे समोसे बेचने की दुकान थी, उससे मेरा जीवन चल जाता था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, पर समय का फेर ऐसा हुआ कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई और मेरे सारे पैसे और दुकान उसके इलाज में चले गए, पर वो बच नहीं सकी। अब मैं बस उसकी याद में पागलों सा घूमता हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि कोई नया धंधा ही शुरू कर लूं। भिखारी की कहानी सुनकर आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जो भी धंधा करना चाहते हो उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है? भगवान आपका भला करे साहब, आप जैसा भला इंसान तो मैंने पहली बार देखा है। मैं अपना खाने का स्टॉल शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बनाओगे तुम? समोसे की दुकान तो बहुत है, इस शहर में तुम कुछ अलग करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जब तुम्हारी दुकान चलने लगेगी तब मुझे वापस कर देना। मैं मिसल पाव की दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को भी मिसल पाव बहुत पसंद था और मैं बहुत अच्छे मिसल पाव बनाता हूँ। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। आलोक और अक्षत उस भिखारी को अपने साथ लेकर आते हैं और फिर उसके लिए एक ठेला और सारा सामान खरीदते हैं। उस पर वो दमदार मटका मिसल पाव के नाम से मिसल पाव बेचना शुरू कर देता है। वो अपना ठेला आलोक और अक्षत के ऑफिस के नीचे ही लगाता है। आइए 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 और खाइए महाराष्ट्र का स्पेशल मटका मिसल पाव। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए आइए। मटका मिसल पाव वहाँ के लोगों के लिए एक नई डिश होती है, इसलिए उस भिखारी के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जम जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं और उसके मिसल पाव बड़े चाव से खाते हैं। आलोक और अक्षत के ऑफिस के सभी लोगों का ये रोज का रूटीन बन जाता है। सभी के बीच उसकी मटका मिसल पाव की चर्चा होती है। ओ भाई, तूने नीचे ठेले से वो नई तरह की डिश खाई? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया था। हाँ भाई, वो महाराष्ट्र की फेमस डिश है, मुझे तो बहुत पसंद आई और मैं अपने परिवार वालों के लिए भी पैक करा कर ले गया था। मैं जब महाराष्ट्र में रहता था तब वहाँ पर मिलती थी। घर की यादें ताजा हो गई। एक दिन विदेश से एक बहुत बड़ा क्लाइंट आलोक के ऑफिस में आया होता है। उसका नाम सिद्धार्थ होता है और वो भी आलोक का दोस्त ही होता है। वो जब गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसे भिखारी का ठेला दिखता है। वो इस छोटे से ठेले को देखकर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े ऑफिस के सामने ये कैसा ठेला लगा है, और तो और इतने बड़े ऑफिस में काम करने वाले लोग इस ठेले से खाना खाते हैं। वो जाकर आलोक से कहता है, आलोक, तुम्हारे इतने बड़े ऑफिस के लोग इस छोटे से ठेले का खाना क्यों खा रहे हैं? तुमने इस ठेले को अपने ऑफिस के सामने खड़ा ही क्यों किया है? मैं होता ना तो सबसे पहले इस ठेले को यहाँ से हटा देता। पूरे ऑफिस का लुक खराब कर रखा है। नाम भी कैसा है, दमदार मिसल पाव वाला। तुम्हारे ऑफिस के लोग मिसल पाव कैसे खा सकते हैं यार? सिद्धार्थ, मैंने ही उस मिसल पाव वाले को अपने ऑफिस के नीचे लगाने के लिए कहा है। उसका मटका मिसल पाव बहुत अच्छा है। तुम्हें उसके ठेले से क्या तकलीफ हो रही है? आलोक, तुम ही सोचो, तुम्हारे ऑफिस की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। बाहर से कोई आएगा और उस ठेले को देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम एक बार उसका मिसल पाव खाकर तो देखो, फिर तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगे। नहीं, मैं ये सारे अनहाइजीनिक खाने नहीं खाता। ना जाने कैसी चीजों से बनाता होगा। इन सब बातों की चिंता मत करो। वो सारा सामान एकदम शुद्ध इस्तेमाल करता है और साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखता है। आलोक अपने ऑफिस बॉय को बुलाकर एक मटका मिसल पाव मंगवाता है और सिद्धार्थ को खिलाता है। सिद्धार्थ पहले तो खाने से मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी खुशबू से वो लोभित हो जाता है। कैसा लगा सिद्धार्थ? ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है। मैंने जब पहली बार खाई थी तभी मुझे लग गया था कि ऐसा तो आज तक कुछ नहीं खाया। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। ये मटका मिसल पाव तो बिल्कुल अलग है। मैंने भी ऐसा कुछ पहली बार ही खाया है। ये ठेला तुम्हारे ऑफिस के नीचे ही क्यों लगाता है? आलोक सिद्धार्थ को मिसल पाव वाले की कहानी बताता है। सिद्धार्थ को आलोक की बातें बहुत अच्छी लगती है। आलोक,
तुमने ये बहुत गलत किया है। मैंने क्या गलत कर दिया? अरे तुम अभी तक उस मिसल पाव को ठेले पर ही बिचवा रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ के लोगों के लिए ये डिश बिल्कुल नई है। हम मिलकर इसे पूरे शहर में फेमस कर देंगे। चलो चलकर उस आदमी से बात कर लेते हैं कि वो इस बात के लिए तैयार है कि नहीं। सिद्धार्थ और आलोक जाकर उस आदमी को सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपनी रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है कि उसके तरीके से बनाए हुए मटका मिसल पाव पूरे शहर में बिक पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आलोक इसकी फ्रेंचाइजी खोलता जाता है और उसका मालिक उस आदमी को बना देता है। उसकी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी चलती है और पूरे शहर में दमदार मटका मिसल पाव के नाम से बहुत सारी दुकानें खुल जाती है और पूरे शहर में मटका मिसल पाव फेमस हो जाता है।